आज सबसे पहले आपको बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती का लखनऊ में हुआ मेगा शो दिखाएंगे। पिछले 13 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर मायावती ने उन लोगों को तगड़ा जवाब दिया है जो उनकी राजनीति को खत्म मान रहे थे। इस रैली की तस्वीरों से सब हैरान हैं कि आज भी अगर मायावती कहीं खड़ी हो जाती हैं तो इतना बड़ा समूह कैसे पहुंच गया। लखनऊ में हुई इस महारैली ने उनके विरोधियों में खलबली मचा दी है। वो इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि आखिर मायावती की रैली में इतनी भीड़ कहां से आई। आज हम आपको मायावती का MY समीकरण भी बताएंगे जिसकी वजह से अखिलेश यादव के पीडीए में हलचल मच गई और शायद इस तरह से अखिलेश यादव पर खुलकर आक्रमण करते हुए आप मायावती को हाल के दिनों में नहीं सुने होंगे और ना ही योगी की प्रशंसा करते हुए। इस रैली में मायावती योगी सरकार पर नरम थी लेकिन समाजवादी पार्टी पर बेहद गरम। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में क्या लिखा है। देखिए, कल नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होना है, दूसरी तरफ टैरिफ को लेकर बातचीत हो रही है और तीसरी तरफ गाजा में शांति बहाली को लेकर जो सफलता मिली है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट है। शब्दशः पढ़कर बताती हूं, मैंने अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है और उन्हें इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक गाजा पीस प्लान में सफलता हासिल की। यहां से अगर आप दिखा सकें थोड़ा सा क्लोज करके। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैंने अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है, उनको मैंने इस बात की बधाई दी है कि उनको ऐतिहासिक सफलता मिली है गाजा पीस प्लान में। याद रखिए, गाजा और इस्राएल के बीच में जो समझौता, शांति समझौते पर अब सहमति बनी है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने उनको फोन पर बात की है। ऑल्सो रिव्यूड द गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन ट्रेड निगोशिएशंस। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि व्यापारिक समझौते में और जो फाइनलाइज होना है सब कुछ, उन व्यापारिक समझौते में जो बातचीत हुई है, जो आगे प्रगति हुई है, उस पर भी मैंने उनसे बातचीत की। और इसी के साथ साथ ये सहमति बनी, अग्रीड टू स्टे इन क्लोज टच ओवर द कमिंग वीक्स, यानी ये सहमति बनी कि हम आने वाले सप्ताहों में एक दूसरे के साथ करीब संपर्क में रहेंगे। तो 2-3 बड़े संकेत हैं इसमें आपको बता देते हैं, क्योंकि गाजा पीस प्लान का सफल होना एक बहुत बड़ी सफलता देखी जा रही है। गाजा की में भी खूब खुशियां मनाई गई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आज इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और जो व्यापार समझौता हम दोनों देशों के बीच में हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने उत्साह दिखाया है। मायावती की इस रैली को बहुत सारे लोग एक नए MY फैक्टर से क्यों जोड़ रहे हैं, दिलचस्प है ना। इस नए MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं है, बल्कि इसका नया मतलब मायावती प्लस योगी माना जा रहा है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं क्योंकि नया MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में क्या मायावती और योगी MY बनेगा। और ये सुगबुगाहट इसलिए हो रही है क्योंकि आज की रैली में मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर बहुत सॉफ्ट नजर आए, जबकि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने चारों तरफ से मोर्चा ही खोल दिया। पहले ये सुनिए कि मायावती ने योगी सरकार की क्यों और किस लिए तारीफ की। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मायावती का रुख नरम था, जबकि अखिलेश यादव को लेकर वो फायरिंग मोड में दनादन हमले कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की उन्होंने 2 बार तारीफ की, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने 6 बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे वो उनके दोहरे चरित्र पर सवाल उठाना चाहती थी। कुल 6 बार। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने
बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अब पूरी कहानी, क्योंकि अब व्यंग्यात्मक अंदाज में अखिलेश यादव उन पर कह रहे थे, अब जरा बुआ भतीजे की इस राजनीतिक कड़वाहट को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि मायावती अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। पूरे देश में दलितों की आबादी 16.6%, पूरे देश की आबादी हम आपको बता दें, और इनमें पूरे भारत के 20% दलित अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू से ही एक कड़ी प्रतियोगिता रही है। इनका साथ जिनको मिल जाता है, कहते हैं सत्ता दूर नहीं होती। इसी प्रतियोगिता में नए नए दुश्मन, नए नए दोस्त बनते रहते हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा वक्त में मायावती और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक टकराव ज्यादा है और इसका कारण यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जाटव समुदाय और अन्य दलित समुदायों का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला था। पीडीए का फॉर्मूला, जिसमें डी से दलित है, पीडीए का फॉर्मूला बार बार अखिलेश यादव गिनाते हैं। और देखिए, अगर वोट समाजवादी पार्टी को मिला तो इससे बीएसपी को नुकसान हुआ था। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह पूरा आंकड़ा दिखाती हूं कि आखिर आज जिस तरह से वो अखिलेश यादव पर टूट पड़ी है मायावती, तो उसके पीछे कौन सा वोट गणित है। वैसे ये तस्वीरें जितनी बार देखिए, हुजूम दिख रहा है वहां पर। ये देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। सीएसडीएस के मुताबिक, ये सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़े हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों के सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिले थे, 25%, एनडीए को 24%, बीएसपी को 44%। ये जाटव वोट है, जो कि आप कहिए एनमास मायावती के साथ हमेशा रहता ही रहता है। ये जो जाटव वोट है उसमें भी, लेकिन आप सोचिए कि 44% रहे, 25% एसपी कांग्रेस और 24% एनडीए। लेकिन जो गैर जाटव वोट है वो पूरी तरह से छिटक गया था मायावती से। सिर्फ 15% पर वो रह गई, 29% एनडीए को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं मॉन्स्टर चंक 56% वोट गैर जाटवों का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला था। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काफी दलित वोट अपनी तरफ खींचे हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन आपको हम दिखाना चाहते हैं। जूम इन कीजिए तो मायावती की इस वक्त क्या हालत है। चुनाव लड़ा 245 सीटों पर, 3 पर वो जीती थी 89 में और 2% वोट आए थे, लेकिन उसके बाद से ऐसी रही स्थिति। अगले चुनाव में भी 2 सीट जीती, फिर 11 सीट जीती, फिर 5 सीट जीती, लड़ती रही वो ज्यादातर वोट्स पे। उसके बाद 5 सीट जीती, फिर 14 सीट जीती। 2014 19 सीटें, 2004 माफ कीजिएगा 19 सीटें जीती, 5%, मतलब एक उन्होंने जगह कुछ बनाई। उसके बाद 500 सीटों पर लड़ी और 21 सीटें आई, 6.2% का उनको वोट था। उसके बाद 2014 में 0, एक भी सीट नहीं आई मायावती की। और उसके बाद से ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2019 में आपने देखा 10 सीटें आई और उसके बाद से 2024 के लोकसभा में फिर उनके पास 0 सीटें आई। तो ये पूरा रिकॉर्ड उनका अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही है, मतलब अपना पीक उनका 2009 का था जब 21 सीटें उनकी आई थी और 6.2%, वरना लोकसभा में उनकी स्थिति खराब ही रही है। अगर मायावती की पार्टी के ग्राफ को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपने सबसे खराब दौर से इस वक्त गुजर रही है। अब मायावती सत्ता में वापसी करना चाहती हैं और आज उन्होंने अपनी रैली में ये कहा है कि उनके कार्यकर्ता उन्हें 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करें। सुनिए। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। आज पूरे देश में नीला रंग दलित समुदाय का प्रतीक है, लेकिन क्या आपको पता है कांशीराम वो पहले नेता थे जिन्होंने इस नीले रंग को दलित समुदाय के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया था।
साल 1990 में जब मंडल और कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी, तब हमारे देश में रंग भी बट गए थे। हरा रंग मुसलमानों का माना जाता था, भगवा रंग हिंदुओं का था, और हिंदुओं में भी नीला रंग जो है वो दलितों का प्रतीक बन गया था, और ये चलन आज भी मौजूद है। उस वक्त दलित चिंतकों का मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर को सभी रंगों में नीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय था, और यही कारण है कि उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तब उसके ध्वज का रंग नीला रखा गया। इनमें भी साल 1984 में जब कांचीराम ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तब उन्होंने भी इस पार्टी के ध्वज का रंग नीला रखा, और यही ये नीला रंग दलितों की राजनीति का प्रतीक बन गया। और हमारे देश में इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई, उनमें ज्यादातर प्रतिमाओं में डॉक्टर अंबेडकर को एक नीले कोट में दिखाया गया, और इस तरह नीला रंग दलितों की पहचान से ही जुड़ गया। राहुल गांधी भी इन्हीं दलितों को साधने के लिए कई बार नीली टी शर्ट पहनकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और ये सारी राजनीति इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश में दलितों की आबादी 16.6% यानी आज के हिसाब से लगभग 24 करोड़ है, और हर पार्टी चाहती है कि दलितों पिछड़ों का ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें ही मिले। अब आप इन 5 बातों से ये समझिए कि कांचीराम ने बहुजन विचारधारा की जो राजनीति शुरू की थी, उसे मायावती उस रूप में आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई। कांचीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था, और उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो दलितों को वोट बैंक नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जब तक दलितों को राजनीति में सिर्फ एक वोट समझा जाएगा, तब तक उनका उत्थान और भला नहीं हो सकता। कांचीराम बहुजन की विचारधारा लेकर आए थे, जिसका मकसद था दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की एक ऐसी पार्टी बनाना जो सही मायनों में उनका नेतृत्व करती हो। उनका यह भी मानना था कि अपने हक के लिए गिड़गिड़ाने से कभी बात नहीं बनती, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। कांचीराम मायावती के मार्गदर्शक थे, और मायावती ने कांचीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और बीएसपी को भारत की राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया। लेकिन बहुत सारे विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मायावती कांचीराम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही, और अब तो उन पर परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने बाद पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि उनका कोई रिश्ता, कांचीराम का कहना था कि बहुजन की विचारधारा परिवारवाद से सफल नहीं हो सकती, और उनका कोई रिश्ता नहीं था मायावती से, लेकिन उन्हें एक प्रॉमिस दिखा एक नेता में, तब उन्होंने मायावती को आगे। आपको तेजस्वी यादव के उस वादे के बारे में बताते हैं जिसने बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोग कह रहे हैं कि इससे खेल बदल तो नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की जीत होती है, तो वो सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक नया कानून बनाएंगे, और इस कानून के तहत बिहार के लोगों को ये गारंटी देंगे कि राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और इस कानून के तहत यह भी सुनिश्चित होगा कि 20 महीने के अंदर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। सुनिए। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। वादा बड़ा है, और चुनावी रूप से, राजनीतिक रूप से इसके कई फायदे हो सकते हैं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको पहले भी तेजस्वी यादव उठाते रहे, और कई लोग ये मान रहे हैं कि इस वादे से उनको बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, क्या उस वादे को पूरा करना मुमकिन भी है, या ये वादा सिर्फ जनता को लुभाने के लिए है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या ये वादा मुमकिन है। क्या हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देना मुमकिन हो सकता है। अब अगर इन आंकड़ों का भी विश्लेषण करें तो तेजस्वी यादव के ही मुताबिक उन्होंने हर महीने 29,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई थी। और अगर
इस स्पीड से भी, जैसे उन्होंने उस वक्त नौकरियां दिलाई थी, अगर उस स्पीड से भी बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो इसमें 20 महीने नहीं बल्कि 74 साल लग जाएंगे। 74 इयर्स। ये कुछ नंबर्स है जो हमने आपके लिए निकाला है। पिछली सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, हर महीने 29,000 सरकारी जॉब देते थे। अब अगर उनको 2 करोड़ 63 लाख जो नौकरियां देनी है, 83 लाख, तो ऐसे में हर महीने जो वो 29,000 दे रहे हैं तो उस नंबर तक पहुंचने में उनको 74 साल लग जाएंगे, 74 इयर्स। और उस वक्त तक तेजस्वी यादव 109 साल के हो चुके होंगे और उन्होंने 74 साल तक बिहार की सत्ता में रहना होगा, तब जाकर वो 109 सालों में जितनी नौकरियों का वो दम इस वक्त भर रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्या उनके दिमाग में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो एक बार में इतनी सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान करके वो दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ तो अपना कैलकुलेशन किया होगा जिसके आधार पर वो इतना बड़ा वादा इस वक्त कर रहे हैं या दम भर रहे हैं। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स दिख रहा है इसमें 2 दौर को दिखाया गया है। एक दौर वो था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन भारत के संसाधनों को लूटकर उन्हें बड़े बड़े जहाजों से अपने देश लेकर जाता था। और जहां हमारा कोहिनूर छिपा हुआ है, भारत की तमाम चीजें छिपी हुई हैं, उसे अक्सर वहां का चोर बाजार भी लोग कहते हैं। लेकिन इन जहाजों में भारतीय मजदूरों को भी गुलाम बनाकर भेजा जाता था, जिनसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियां, कारखानों में मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन एक आज का समय है और आज यही ब्रिटेन भारत से निवेश लेकर जा रहा है और अपने देश में यह बता रहा है कि भारत के निवेश से किस क्षेत्र के लोगों को कितनी नौकरियां मिलने वाली है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं उसके मायने क्या हैं। और इसी के साथ जरा इसको जूम इन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ब्रिटेन में बंपर निवेश करेगा भारत, जिसमें 64 कंपनियों की बात हो रही है और ये आंकड़े ब्रिटेन की सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में बताए हैं। भारत की 64 कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 बिलियन पाउंड यानी 11,877 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे ब्रिटेन में लगभग 7,000 नौकरियां पैदा होंगी। जूम इन करके दिखाइए, 7,000 नौकरियां पैदा होंगी। अब आपको भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद के बारे में बताते हैं। दोनों की पारिवारिक लड़ाई का मसला सोशल मीडिया का मसला बन चुका है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। पवन सिंह ने ज्योति सिंह की चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसी को चुनाव लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कब तक इसका जवाब ज्योति सिंह ने भी मीडिया में आकर दिया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए गिर गई हूं, जबकि उन्होंने सिर्फ पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात कही। 15 सालों में वो खुद टिकट नहीं ले पाए, मुझे क्या टिकट दिलवाएंगे? 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी, पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें। और अब साल 2025 का शांति का नोबेल किसे मिलेगा, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन इसके जवाब, सबसे ज्यादा इंतजार इसके जवाब का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है। वो तो बार बार अलग अलग मंचों से खुद को नोबेल मिलने का सबसे बड़ा हकदार बताते ही आ रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार कल दोपहर 2:30 बजे नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होना है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी को 338 उम्मीदवारों में से एक को इसके लिए चुनना है। ये एक इंसान कौन होगा इसका पता चल ही जाएगा, कल ही चलेगा। लेकिन वो आदमी डोनाल्ड ट्रंप हो, इसके लिए पूरी अमेरिकी सरकार लगी हुई है। उनका जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसकी हेडलाइन है द पीस प्रेसिडेंट। इसके जरिए दुनिया को यह बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर है। कुछ इसी तरह की तस्वीर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी की गई है। इसमें तो बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का मेडल पहना रहे हैं।
आप सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के सहयोगी देश ही नहीं, पूरी अमेरिकी सरकार का डोनाल्ड ट्रंप की पीआर कंपनी की तरफ काम करता हुआ आपने देखा है। युद्ध से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, हर बार कुछ ऐसा बोला जाता है जिसे लगे कि नोबेल पीस प्राइज के असली हकदार डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद अपने मुंह से कई बार खुद को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह मिलेगा या नहीं, यह आज कहना मुश्किल है।